Hello everyone, today we will be studying of a new chapter of that is Union and its territory, that is chapter 5 of Lakshmikant. I hope कि आप अपने सामने लक्ष्मीकांत की बुक आप अपने सामने रखे हो एंड यू आर एंजॉइंग द सीरीज. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बारे में डील करेंगे जो कि पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 में किस चीज़ का मेंशन है? आर्टिकल 1 में पहली बात ये चीज़ मेंशन है दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत. इंडिया एंड भारत ये दोनों चीज़ इसमें ये वर्ड मेंशन किया गया. क्यों ये दोनों वर्ड मेंशन किया गया? क्योंकि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो फेवर में थे कि एज अ मॉडर्न नेम इंडिया रखना चाहिए एंड कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि भारत ऐसा वर्ड मेंशन करना चाहिए. तो दोनों वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया. ठीक है, एंड इसमें और क्या प्रोविजंस लिखा गया है कि हम इंडिया के लिए यूज़ किया गया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट. फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स हमारे स्टेट इंडिया के लिए नहीं मेंशन किया गया. क्या डिफरेंस होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि हमारी जो स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे कंट्री से अलग हो जाएं. क्यों नहीं ये पावर है? क्योंकि हमारे स्टेट्स अग्रीमेंट के थ्रू एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं. दे आर नॉट इन बाइंडेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट. बट फेडरेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक अग्रीमेंट के थ्रू एक यूनियन का पार्ट है, एक कंट्री का पार्ट है. अगर वो जब चाहे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं. तो फेडरेशन का अगर एग्जांपल आप लें तो वो यूएसए का होता है क्योंकि उसको अमेरिकन फेडरेशन बोला जाता है. और इंडिया के लिए आप बोल सकते हैं कि इंडिया का जो स्टेट्स है दैट इज़ अ यूनियन. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट read the lines of your book. Okay, article 1 describes India, that is Bharat, as a union of states rather than a federation of the states. This provision deals with two things, that is the one is the name of the country and other is the polity. कि हमारे यहाँ पे किस टाइप की पॉलिटी है एंड दो हमारे यहाँ पे किस टाइप का नेम है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. देयर वॉज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री. कभी ये कंसेंसस नहीं बन पाया था, इसलिए दोनों नाम को रखा गया. कुछ लोगों ने इंडिया सजेस्ट किया, कुछ लोगों ने भारत सजेस्ट किया. सो बोथ एज अ नेम हमारे आर्टिकल में इस चीज़ को मैंशन किया गया. ठीक है, some members suggested the traditional name Bharat while other advocated the modern name India. Hence, the Constituent Assembly had to adopt a mix of both India, that is Bharat. Secondly, the country is described as union, although its constitution is federal in structure. हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है. फेडरल वर्ड का क्या मतलब होता है? फेडरल वर्ड का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब होता है हमारे यहाँ पे इस टाइप की पॉलिटी चलती है. बट हमारे यहाँ फेडरेशन नहीं बोला जाता क्योंकि फेडरेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक अग्रीमेंट के थ्रू स्टेट्स जो होते हैं वो कंट्री के साथ अलाइंड होते हैं. बट स्टेट अगर वो चाहें तो उस अग्रीमेंट को ब्रेक करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं. बट हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ की कंट्री में ऐसा नहीं पॉसिबल है. द स्टेट्स कैन नॉट सीड फ्रॉम इंडिया. ओके, so Dr. B.R. Ambedkar used the phrase union of state has been preferred to federation of states for the two reasons. The one, federation is not result of an agreement among the states like American Federation, and the two states have no right to cede from the federation. The federation is a union because it is indestructible. हमारे यहाँ बोला जाता है कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स की जो ओवरऑल जो हमारी कंट्री की जो वो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है. इंटरनल रीएडजस्टमेंट्स किया जाता है, इंटरनल पार्ट जो होता है वो डिस्ट्रक्टिबल है, बट इंडिया एज अ होल इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल. ठीक है, the country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of the administration. ठीक है, अब हमारे यहाँ आर्टिकल 1 में टेरिटरी वर्ड का मेंशन है. तो ये जो टेरिटरी वर्ड है इसमें तीन टाइप की टेरिटरीज आती है. पहला हो गया जो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में वो, दूसरी होती है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरी होती है वो टेरिटरीज जो कि फ्यूचर में अक्वायर की जाएगी. तो ये टेरिटरी वर्ड का मेंशन होता है. ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन होती है दैट इज़ यूनियन और टेरिटरी. ये दो वर्ड मेंशन है. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? टेरिटरी एंड यूनियन में ये डिफरेंस होता है कि यूनियन एक छोटा वर्ड है बट टेरिटरी हैज़ अ वाइडर कैनोटेशन. टेरिटरी के अंडर में यूनियन आता है. टेरिटरी में तीन टाइप की टेरिटरीज आ जाती है. वो स्टेट्स हो जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज हो जाती है, एज वेल एज दोज टेरिटरीज दैट कैन बी अक्वायर्ड इन द फ्यूचर. बट यूनियन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं, नाइदर द यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द स्टेट दैट विल बी अक्वायर्ड इन द फ्यूचर. तो यूनियन
कहाँ पे आता है, जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर आता है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर आता है। यूनियन टेरिटरी को यूनियन का पार्ट क्यों नहीं माना जाता है? यूनियन टेरिटरी को यूनियन का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज चीज़ें चलती है, सेंट्रल का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दैट इज़ वाई वहाँ पे यूनियन की चीज़ें, उसे यूनियन का पार्ट नहीं माना जाता। यूनियन का पार्ट सिर्फ उसी चीज़ को माना जाता है जहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन यूनियन का पार्ट है और कौन यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो जो फ्यूचर में टेरिटरी एक्वायर की जाएगी वो भी यूनियन का पार्ट नहीं होती क्योंकि वहाँ भी सेंट्रलाइज चीज़ें चलती हैं। ठीक है, so that was your third paragraph in the second part of your book, okay, on the first page of union and territory that I have explained. ठीक है, that I'll just read it for you all. That is, notably the territory of India is a wider expression than the Union of India because the latter includes only the states while the former includes not only the states but also the union territories and the territories that may be acquired by the government of India at any time future. The states are the members of the federal system and share a distribution of power with the center. ठीक है, distribution of power with the center, states जो होते हैं वो एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है. The union territories and the acquired territories on the other hand are directly administered by the central government. वो पूरी तरीके से डायरेक्टली एडमिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है, अब कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं. हमारे कंट्री में स्टेट्स होती हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज होती है, तो सेंटर का जो प्रोविजंस होता है वो सारे पे इक्वली लागू किया जाता है. बट यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जैसे कि पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए गए हैं कुछ स्टेट्स के लिए. जैसे कि वो हो गया महाराष्ट्र, वो हो गया गुजरात, दैट इज़ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, जो कि ओवरराइड कर सकते हैं कुछ जनरल प्रोविजंस ऑफ द सेंटर को. ठीक है, प्लस 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के भी जो स्टेट्स हैं, अगर उन्हें उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ें कंपैटिबल ना, उनके रीजन के अकॉर्डिंग अगर सेंटर के डिसीजंस अगर कंपैटिबल ना हो तो वो उस डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं. अगर शेड्यूल की बात की तो मैंने आप लोगों को एक न्यूमोनिक सिखाया है, दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. ठीक है, आप इस न्यूमोनिक्स के थ्रू सारे 12 शेड्यूल जितने भी हैं सारे के सारे 12 शेड्यूल को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं. ठीक है, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. बट अभी यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं है बिकॉज दादर नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है. द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर. हाउएवर द स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21 एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्टेट्स. Further, the 5th and the 6th schedules contain separate provisions with respect to the administration of the scheduled areas and the scheduled tribe. ठीक है, 5th 6th शेड्यूल की जहाँ बात आई है यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मणिपुर. ओके, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन अक्वायर द फॉरेन टेरिटरीज. फॉरेन टेरिटरीज इंडिया किस तरीके से अक्वायर कर सकता है? अगर उसे लीज पे मिला है, अगर उसे गिफ्ट में मिला है, अगर वो एक्सेशन के थ्रू या प्लेबिसाइट के थ्रू वो अक्वायर किया जा सकता है. सो वी कैन कंक्लूड आर्टिकल 1 कि इसमें 2 चीज़ें मेंशन हैं. पहली बात यहाँ की टेरिटरी, यहाँ की पॉलिटी, प्लस यहाँ पे किस तरीके का यहाँ यूनियन है या यहाँ फेडरेशन है, और इसमें इंडिया के नेम के बारे में मेंशन किया गया है. नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग ऑफ आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 2 में 2 चीज़ें मेंशन है जो कि पार्लियामेंट को पावर देती है. ठीक है, आर्टिकल 2 में पहला चीज़ क्या मेंशन है कि पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स. न्यू स्टेट्स को एडमिट करने की पावर होती है. ठीक है, न्यू स्टेट्स इंडिया में एडमिट किए जा सकते हैं. ठीक है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन जो सेकेंड पावर जो पार्लियामेंट को दी गई है कि वो न्यू स्टेट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यू स्टेट को एडमिट करना एंड न्यू स्टेट को स्टैब्लिश करना. न्यू स्टेट को एडमिट करना मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो स्टेट है एंड आप उसको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर रहे हो. और न्यू स्टेट को स्टैब्लिश करना मतलब वो स्टेट अभी बना हुआ नहीं है, आपने उस नए स्टेट को क्रिएट किया है. तो ये दोनों पावर किसके पास होती है? ये पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 2 के अंदर में, यहाँ पे न्यू स्टेट को स्टैब्लिश करना. ठीक है, स्टैब्लिश करने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 2. ठीक है, अब नाउ दैट इज़ आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है कि आप इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हो किसी भी स्टेट का. इंटरनल रीएडजस्टमेंट कैन बी डन.
बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर किसी की भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना है, कम करना है, या किसी पार्ट को कहीं से कहीं जोड़ देना है, कहीं से कहीं डिमिनिश कर देना है किसी एरिया को, दैट इज़ ऑल द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट उस चीज़ को कैरी ऑन कर सकती है। ओके, सो वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट आर्टिकल 3 इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। ओके, आई होप यू आर लाइकिंग इट, एंड आप अपने सामने एक लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने रखिए ताकि आपको और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।